हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई स्टूडेंट्स। तो कल डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया था अपन ने, उसके न्यूमेरिकल अभी देखेंगे जब मोनो हाइब्रिड के नियमों की बात कर लेंगे, डाई हाइब्रिड के नियमों की बात कर लेंगे, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर चलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट, जाइगोट, फिनोटाइप, जीनोटाइप कैसे कैसे बनते हैं, उनके कुछ एक कॉमन से फॉर्मूले हैं, उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है भाई। तो कल जाते जाते एक चीज़ मैंने कही थी कि अपने को सवाल में जीनोटाइप दे दें और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग पूछ ले, बताइए F2 जनरेशन में कितने प्लांट इस प्रकार के जीनोटाइप के बनेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है भैया, वो ट्रिक याद रखना। वो ट्रिक क्या है, आ जाएं, सबसे पहले उसी की ही बात करते हैं। अपना फिनोटाइप क्या आया था F2 में, याद करो। फिनोटाइप F2 का फिनोटाइप आया था भैया 9, 3, 3 और 1। अरे ये तो आया था 9:3:1। ये कैसा था, राउंड येलो। ये कैसा था, राउंड ग्रीन। ये कैसा था, रिंकल्ड येलो। और ये कैसा, रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार। एक कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है। जीनोटाइप क्या आया था, वो सीक्वेंस आपको याद रखनी है। कौन सी सीक्वेंस है, 122, 412, 121। अरे ये तो आया था 122, 412, 121। रीअरेंज करके भी पूछ सकता है इसको। ठीक है। अब ट्रिक क्या बनी, जो शुरुआत की 4 डिजिट हैं वो तो राउंड येलो को देनी है। राउंड येलो के लिए आ जाएगा एक पौधा, 2 पौधे एक जीनोटाइप के, 2 पौधे एक जीनोटाइप के और 4 पौधे एक प्रकार का जीनोटाइप बनाएंगे। ठीक है। राउंड ग्रीन को ये दोनों देने हैं, 1 देना है और ये 2 देना है। रिंकल्ड येलो को वही 1 देना है, 2 देना है। और रिंकल्ड ग्रीन को एक प्लांट ऐसा बनेगा। ठीक है। अब ट्रिक क्या है वो सुने। राउंड येलो है तो सबसे पहले शुद्ध रूप लिखो राउंड येलो का। उसके बाद आप पहले में कोई चेंज मत करवाओ, दूसरे में चेंज करवा दो। दूसरे लक्षण में एक एलील का चेंज हो जाएगा, दूसरे में कोई चेंज नहीं होगा, पहले में चेंज हो जाएगा, दोनों में चेंज हो जाएगा। कैसे, आ जाएं। राउंड येलो का बच्चों शुद्ध रूप क्या बनता है, राउंड का शुद्ध रूप बनता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म बनती है दोनों ही कैपिटल R हो। येलो के लिए शुद्ध फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म दोनों ही कैपिटल Y हो। आया ना। अब मैंने क्या बोला, अगले में राउंड में कोई चेंज नहीं करना है, दोनों कैपिटल R ही आएंगे। यहां पर एक चेंज करना है, वो चेंज कौन सा है, ये स्मॉल y कर सकते हैं। अगर दोनों जगह मैं स्मॉल y ले आऊंगा तो फिर इसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, ये येलो नहीं रहेगा, दोनों जगह स्मॉल y आने पर ये ग्रीन हो जाएगा। फिनोटाइप चेंज नहीं होना चाहिए। एक चेंज पॉसिबल था y में, वो मैंने कर दिया। अब अगले में क्या करना है, y में तो कोई चेंज नहीं करना, y तो एज इट इज आएगा, लेकिन इस पहले में चेंज कर दो। पहले में एक चेंज पॉसिबल है, एक r की जगह स्मॉल r लगा दो। और 4 ऐसे बनेंगे जिसमें दोनों में ही चेंज होता हो, यहां भी स्मॉल r आ गया, यहां भी स्मॉल y आ गया। ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म लिखनी है, पहले लक्षण में कोई चेंज नहीं, दूसरे की एक एलील चेंज करनी है, अगले में पहले की एलील चेंज करनी है, दूसरे में नहीं करनी, और यहां पर दोनों ही जगह चेंज लेकर आना है। अगला देखें, राउंड ग्रीन। तो सबसे पहले प्योरेस्ट फॉर्म, राउंड की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, RR, और ग्रीन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, YY। अब बताओ इसमें चेंज करोगे या इसमें चेंज करोगे। इसमें अगर चेंज करोगे तो कैपिटल Y स्मॉल y आ जाएगा, कैपिटल Y आते ही ये येलो बन जाएगा, ग्रीन नहीं रहेगा। इसलिए इसमें तो चेंज पॉसिबल है नहीं है। चेंज कहाँ पॉसिबल है, R में पॉसिबल है, एक चेंज पॉसिबल है, एक R की जगह क्या आ सकता है, स्मॉल r।
और ये तो एज इट इज रहेगा। तो ऐसे जीनोटाइप के 2 प्लांट बनेंगे, ऐसे जीनोटाइप का 1 प्लांट बनेगा। अरे ओके। 3 रिंकल्ड येलो प्योरेस्ट फॉर्म लिखो सबसे पहले। रिंकल्ड की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है? दोनों ही स्मॉल आर आ जाए। येलो की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है? दोनों ही जगह कैपिटल वाई आ जाए। चेंज कहाँ पॉसिबल है? अगर यहां चेंज कर दोगे तो कैपिटल आर आ जाएगा। कैपिटल आर आते ही ये रिंकल्ड नहीं रहेगा, ये झुर्रीदार नहीं रहेगा, ये गोल बन जाएगा, राउंड बन जाएगा। तो चेंज केवल यहां पॉसिबल है। कौन सा चेंज? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक पौधा तो इस प्रकार के जीनोटाइप का बनेगा और एक प्लांट जो है इस प्रकार, 2 प्लांट इस प्रकार के जीनोटाइप वाले बनेंगे। रिंकल्ड ग्रीन एक ही बनेगा, रिसेसिव होता है। कौन सा बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। अरे बोलो भाई, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, आपसे सवाल में पूछ लिया कि क्वेश्चन है भैया बताओ आर स्मॉल वाई ऐसे कितने प्लांट बनेंगे? तो जो ही आपने जीनोटाइप देखा उसको फिनोटाइप में कन्वर्ट करो। फिनोटाइप में कन्वर्ट किया राउंड, और ये क्या है? ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन सबको पता है कितने बनते हैं? 3 बनते हैं भैया। और ये जो 3 बनते हैं ये किस रेशियो में बनते हैं? 1 प्लांट तो 1 जीनोटाइप का और 2 प्लांट 1 जीनोटाइप का, ठीक है। ये प्योरेस्ट फॉर्म है क्या राउंड ग्रीन की? राउंड ग्रीन की प्योरेस्ट फॉर्म है ये, क्योंकि यहां अगर स्मॉल आर आता, अगर यही जीनोटाइप कैसा होता आर वाई तो चेंज वाला बनता, और चेंज वाले कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। बिना चेंज वाला कितना बनता है? 1 बनता है। इसका मतलब ऐसे जीनोटाइप का प्लांट कितना बनेगा? 1 बनेगा। यहाँ पर देख लो आप क्या बोला है, उसको राउंड ग्रीन बोला है ना, राउंड ग्रीन। बिना चेंज वाला 1 बनेगा और चेंज वाले 2 बनेंगे। अरे निकाल सकते हो। जैसे आपसे बोल दिया आर वाई कितने बनेंगे, तो सबसे पहले तो इसका क्या याद कर लो आप? फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो कितने बनते हैं? 9 बनते हैं। और 9 अपने को पता है 122 और 4 के रूप में बनते हैं, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं है। दूसरे में चेंज है केवल? नहीं। क्या पहले में चेंज है केवल? नहीं। क्या दोनों में चेंज है? बिल्कुल दोनों में चेंज का मतलब लास्ट वाला बनेगा। लास्ट वाला मतलब 4 प्लांट है। अरे निकाल लोगे ना? हाँ। तो ये अपना वो एक ट्रिक होगी जिसके द्वारा आप क्वेश्चन में अगर जीनोटाइप दिया जाए तो अपन पता कर सकते हैं कि उस प्रकार के प्लांट कितने बनेंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं रिजल्ट्स की ओर बढ़ता हूं। डाई हाइब्रिड के रिजल्ट्स क्या हैं? नोट डाउन किया? चलो मिटा देते हैं इसको। Results of dihybrid cross. ठीक है, पहला रिजल्ट है 4 प्रकार के पादप बनेंगे F2PD में। ठीक है, कौन कौन से? एक पादप तो वो बनेगा जो एक प्रकार का पादप तो वो बनेगा जिसमें दोनों ही प्रभावी लक्षण हो, राउंड और येलो हो। वो कितने बनते हैं? 9। तो 9 प्लांट तो हो जाएंगे राउंड येलो। और राउंड येलो का मतलब क्या है? दोनों लक्षण प्रभावी, दोनों प्रभावी लक्षण। ठीक है, 3 पौधे बनते हैं राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन का मतलब पहला लक्षण प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है। पहला लक्षण प्रभावी, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा वो आप अपने आप लिख लेना, अप्रभावी हो जाएगा। ग्रीन अप्रभावी होता है। अगले 3 पादप बने थे कौन से? रिंकल्ड येलो।
जिसमें पहला अप्रभावी और दूसरा प्रभावी। इसमें पहला अप्रभावी होता है और एक बनेगा कैसा, रिंकल्ड ग्रीन। इसमें दोनों ही लक्षण कैसे, दोनों लक्षण प्रभावी, अप्रभावी, प्रभावी नहीं अप्रभावी। ठीक है बच्चों, तो पहला निष्कर्ष तो ये निकलता है कि F2PD में 4 प्रकार के पादप बनते हैं जो इस अनुपात में बनेंगे। अगला निष्कर्ष निकलता है कि पैतृक संयोजन के अलावा 2 पुनर्संयोजन और बनते हैं। किसमें, F2PD में नए संयोजन और बनते हैं। पैतृक संयोजन कौन सा था, शुद्ध गोल पीले का क्रॉस किससे करवाया था, शुद्ध झुर्रीदार हरे से क्रॉस करवाया था, याद करो। तो पैतृक तो ये दोनों हो गए और नया संयोजन कौन सा हो गया, ये कहला गए। ठीक है, तो कितने पादप, टोटल 16 हैं, 16 में से 6 पादप वो हैं जो नया संयोजन दर्शा रहे हैं। तो दूसरा निष्कर्ष निकलेगा 2 नए संयोजन बनते हैं। कौन से, एक तो बनेगा राउंड ग्रीन और एक बनेगा रिंकल्ड येलो, जो पैतृकों में नहीं था लेकिन यहां बन गया है, रिंकल्ड येलो। ठीक है, अब नया संयोजन यहां पर बन रहा है, इसका मतलब ये नया संयोजन F2 में बना है। F1 का क्रॉस सेल्फिंग करवाई तो ही तो बना है। इसका मतलब यहां से क्या चीज सिद्ध होती है, जरूरी नहीं है कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के ही साथ जाए, स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ ही जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में जाएगा तो पैतृक संयोजन बनेगा कौन सा वाला, राउंड येलो वाला, हाँ या ना। लेकिन कैपिटल आर किसके साथ चला गया, स्मॉल वाई के साथ अगर चला जाता है तो क्या बनता है, राउंड ग्रीन। तो पुनर्संयोजन बनने का आधार क्या है कि यह निश्चित नहीं है कि कोई एलील जो है वो डेफिनेटली उसके दूसरे लक्षण वाली एलील के साथ, डोमिनेंट के साथ ही जाए, वो रिसेसिव के साथ भी स्थानांतरित हो सकती है। तो 2 लक्षणों हेतु उत्तरदायी जो कारक होते हैं वो युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र अपव्यूहित होते हैं। ये इसका नियम भी बनेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर नियम भी बनेगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है जी, तो तीसरा निष्कर्ष निकलता है इसका, फैक्टर ऑफ 2 कैरेक्टर, 2 लक्षणों हेतु उत्तरदायी कारक। उत्तरदायी कारक स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट आउट। ठीक है बच्चों, तो ये डाई हाइब्रिड के अपने रिजल्ट्स जो हैं वो निकलते हैं। और एक लास्ट निष्कर्ष और याद रख लेना, जैसे अपन ने वहाँ मोनो हाइब्रिड में कहा था, मेंडल ने F2PD में 1064 पादप प्राप्त किए थे, 787 लंबे थे, 277 बौने थे। वैसे ही यहाँ पर मेंडल ने जो है 516 पादप जो हैं वो प्राप्त किए थे। उन 516 में से 315 राउंड येलो थे, 108 राउंड ग्रीन थे, 101 रिंकल्ड येलो थे और 32 पादप कैसे थे, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है जी, तो नंबर 4 याद रखना,
मेंडल ने F2PD में F2PD में कितने पादप प्राप्त किए? 516 पादप। कौन कौन से थे ये 516? डिजिट याद रख लेना, 315, 108, 101 और 32। इनकी टोटलिंग कर लें आप, 8 और 5 13 और 1 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 16। एक ऊपर चला जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 3 4 5, 556। 1 मिनट, सॉरी 516 नहीं, 556 पादप जो हैं वो प्राप्त हुए थे। किस किस रेशियो में? 315 तो आ गए राउंड येलो, 108 आ गए राउंड ग्रीन, 101 आ गए रिंकल्ड येलो, और 32 पादप आ गए रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, इनका अनुपात अगर निकालते हो तो अनुपात क्या आता है? 9:3:3:3:1। ठीक है, तो ये जो 32 है 101 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो इसके और इसके बीच में कितना? 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। और ये और इस वाले में कितना आ रहा है? लगभग 10 से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इसको 9 टाइम्स कह दिया, इसका 9 गुना कह दिया, 9:3:3:1। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हैं किसके? मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के। इनको नोट डाउन करो। उसके बाद मेंडल की सक्सेस का कारण पढ़ते हैं कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, किस आधार पर मिली, मटर के पौधे को उन्होंने चुना तो इसका फायदा उनको किस प्रकार मिला। ठीक है, नोट डाउन। हाँ बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद अब मेंडल के सफल होने के क्या कारण है उनकी अपन बात करते हैं। मेंडल के विफल होने के क्या कारण थे, उनके कार्य को पहचान क्यों नहीं मिली थी, वो अपन ने पहले ही देख लिया था कि उनको वैज्ञानिक के रूप में देखा ही नहीं गया था, किसी बायोलॉजिस्ट ने उनकी बात नहीं सुनी थी। डार्विन की खोज में अधिकांश जो जीव विज्ञानी है वो उस समय लगे हुए थे। ठीक है, वो फैक्टर उनके विफल होने के थे, लेकिन उनकी बातें आगे चलकर सच हुई। इसका क्या कारण था? पहला कारण है तद्रुप प्रजनन सम किस्मों का चुनाव करना। तद्रुप प्रजनन सम किस्में कौन सी होती हैं? इनको ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कहा जाता है। और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी वो होती हैं जिनमें लगातार सेल्फिंग करवाई जाती है, तो अनेकों पीढ़ियों तक एक ही प्रकार का प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके प्रदर्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कहा जाता है। तद्रुप प्रजनन सम किस्में कहा जाता है। ये नोट लगाकर यहाँ लिखा हुआ है। वंशक्रम जो कई पीढ़ियों तक स्वयं परागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है, उसका जो ट्रेट है वो अनेकों पीढ़ियों तक समान ही चलता जाता है, क्या कहलाता है? तद्रुप प्रजनन सम या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इनको कहा जाता है। ट्रू ब्रीडिंग तद्रुप प्रजनन सम किस्में इनको कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, उन विशेषकों को नहीं चुना जो सहलग्नता दर्शाते हैं। ठीक है, जिनमें लिंकेज पाया जाता है उन विशेषकों का चुनाव इन्होंने लकीली किया ही नहीं। इन्होंने तो उन विशेषकों का चुनाव किया जिनकी जीन, जिनके कारक जो हैं या तो अलग अलग गुणसूत्र पर होते हैं या फिर एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, तो वो पास पास नहीं पाए जाकर दूरी पर पाए जाते हैं। आगे चलकर बताएंगे मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस है, उसका अपवाद बनता है कौन है? सहलग्नता। ठीक है, ये आगे चलकर देखेंगे। तो उन विशेषकों को नहीं चुना जो सहलग्नता दर्शाते हैं। ऐसा कौन सा उदाहरण है? याद करो, गुणसूत्र नंबर जो 4 है, उस गुणसूत्र नंबर 4 पर 2 जीन पास पास पाई जा रही थी, याद है क्या? एक तो यहाँ पाई जा रही थी फ्लावर की पोजीशन, यहाँ पाई जा रही थी पोड की शेप, फली की आकृति, और यहाँ प्लांट की हाइट। तो यहाँ ये जो पोड की शेप पाई जा रही है, पोड शेप, और यहाँ प्लांट की हाइट, तो मेंडल ने अपने किसी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन 2 लक्षणों का अध्ययन एक साथ नहीं किया।
अगर ये एक साथ अध्ययन कर लेते इन दोनों को तो क्या होता, ऐसा एक सवाल बनता भी है। और उस सवाल के ऑप्शन में एक तो ये ऑप्शन आता है कि वो सहलग्नता की खोज कर लेते, और एक ऑप्शन ये आता है कि वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम नहीं दे पाते। तो ज्यादा ठीक कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम नहीं दे पाते, क्योंकि ये तो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते कि वो सहलग्नता की खोज कर लेते हैं। क्या पता उनकी सोच मॉर्गन की जैसी नहीं रही हो, आगे चलकर मॉर्गन जो है वो देखेंगे ड्रोसोफिला में खोजेंगे किसको, सहलग्नता को। तो जो संभावित चीज है उसको आंसर में नहीं देना है। वो क्या नहीं कर पाते, वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है उसको प्रतिपादित नहीं कर पाते। अरे समझ गए। तो मेंडल ने अपने किसी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में पोड शेप और प्लांट हाइट जो है इनका अध्ययन नहीं किया। अगर ऐसा वो कर लेते तो स्वतंत्र अपव्यूहन जो बात की थी उन्होंने, क्या था स्वतंत्र अपव्यूहन, दो लक्षणों हेतु उत्तरदायी जो कारक होते हैं वो युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र अपव्यूहित होते हैं। जरूरी नहीं है कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। जरूरी नहीं है स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ ही जाएगा, स्मॉल आर जो है वो किसके साथ जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। अरे बोलो भाई, ये बात होगी। अगली बात, विपर्यासी विशेषकों वाले लक्षणों का चुनाव इन्होंने किया था। विपर्यासी विशेषक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन्होंने चुने थे, उन्हीं लक्षणों को चुना था जिन लक्षणों की क्या पाए जाते हो, विपर्यासी विशेषक पाए जाते हो। याद करो, लक्षणों का प्रदर्शन जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, विशेषक कहलाता है, ट्रेट कहलाता है। तो इन्होंने कोई भी लक्षण जो चुना उसके दो विपर्यासी विशेषक पादप में पाए जा रहे थे। जैसे लक्षण चुना पादप की ऊंचाई, तो उसके दो विपर्यासी विशेषक कौन से थे, या तो पादप लंबा था या पादप बोना था। अरे हाँ या ना। ऐसे ही उन्होंने पुष्प के रंग को जैसे चुना, तो पुष्प का रंग क्या है, एक लक्षण हो गया। अब उसके दो विपर्यासी विशेषक कौन से हो गए, या तो पुष्प बैंगनी होगा या पुष्प कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो विपर्यासी विशेषकों वाले लक्षणों का ही चुनाव किया, अन्य किसी लक्षण को नहीं चुना। यह भी एक सफलता का कारण है। एक समय में एक या दो लक्षणों का ही अध्ययन किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया या एक समय में डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मोनोहाइब्रिड भी कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड पर भी ध्यान दे रहे हैं, ट्राई हाइब्रिड पर भी ध्यान दे रहे हैं। अगर ऐसा क्रॉस करते तो एक संभावना ये बन सकती थी कि ये वाले लक्षण एक साथ आ जाते, ये वाले लक्षण एक साथ आ जाते, स्वतंत्र अपव्यूहन फिर से प्रतिपादित नहीं कर पाते। अगली बात, नियंत्रित प्रजनन हेतु मटर एक आदर्श पादप कहलाता है। और मटर आदर्श पादप क्यों है, इसकी बात मैंने पहले ही कर ली। एनुअल प्लांट होता है, जीवन काल छोटा होता है, जल्दी ही परिणाम आ जाते हैं। अधिकांश समय इसके जो जननांग है वो बंद रहते हैं, या मैं कहूँ इसका जो पुष्प होता है वो बंद रहता है। पुष्प बंद होने का फायदा क्या हो गया, जो अवांछित परागण की क्रिया हो रही है, अनवांटेड जो पोलिनेशन हो रहा है उससे बचा जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, दोनों लैंगिक अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, इसलिए जो विपरीत लैंगिक अंग वाला पुष्प है उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दो पुष्प ले लिए, उसमें एक में इमैस्कुलेशन कर दिया और दूसरे में क्या हटा दिया अपने, स्त्री केसर हटा दिया। एक में पुंकेसर हटा दिया, एक में स्त्री केसर को हटा दिया। तो नियंत्रित प्रजनन के लिए एक आदर्श पादप ये कहलाता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक क्रॉस का पूर्ण रिकॉर्ड रखा था इन्होंने। अगर मेंडल अपने प्रत्येक क्रॉस का पूर्ण रिकॉर्ड नहीं रखते तो आगे चलकर जब 1900 एडी में, 1900 सेंचुरी में जब तीन वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से मेंडलिज्म का पुनः अध्ययन किया था तो वो अध्ययन नहीं हो पाता। उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में जो अध्ययन किया वो किसकी बातों को आधार मानते हुए किया, मेंडल की बातों को ही आधार मानते हुए किया। तो उस समय तो 1900 में तो मेंडल थे नहीं, क्योंकि मेंडल की तो डेथ जो है वो 1884 में ही हो गई थी। इसका मतलब है मेंडल ने जो अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनको कागज के रूप में, अपने रिकॉर्ड के रूप में जो है पूर्ण रिकॉर्ड बनाकर उनका रखा। अगर वो पूर्ण रिकॉर्ड नहीं होता तो आगे चलकर मेंडलिज्म को पुनः अध्ययन करना भी संभव नहीं हो पाता। अरे ओके भाई। नेक्स्ट, नमूनों की विशाल संख्या इन्होंने ली थी। जो गार्डन में, जिस उद्यान में मटर के पौधे पर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, संकरण के जो प्रयोग किए थे, उसमें इन्होंने लगभग जो है 10,000 पौधों की एक विशाल समष्टि जो है वो ली थी। तो इसका फायदा क्या हुआ, कभी भी इनको प्रयोग के लिए कच्चे पदार्थ की कमी नहीं आई। प्रयोग कौन सा था, मटर पादप पर संकरण प्रयोग। कच्चा पदार्थ कौन होता है, मटर का पादप होता है।
तो नमूनों की संख्या विशाल ली थी, तो कभी भी इनको रॉ मटेरियल की कमी नहीं आई, मटर के पादप की कभी भी कमी नहीं आई प्रयोग हेतु। अगली बात, सांख्यिकीय विश्लेषणों, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं इसको, तथा गणितीय तर्कशास्त्र का इन्होंने उपयोग किया था। अगर सांख्यिकीय विश्लेषण या गणितीय तर्कशास्त्र का ये उपयोग नहीं करते तो मोनोहाइब्रिड में जो अनुपात है 2.81 अनुपात जो 1 आ रहा था उसको ये 3:1 नहीं मान पाते, हाँ या ना। तो इन्होंने रफली अप्रोक्सीमेशन का मेथड काम में लिया और 2.81 को बराबर मान लिया किसके, 3 के। ऐसे ही जो 556 पौधे डाई हाइब्रिड में इन्होंने प्राप्त किए थे उनका रेशियो निकालते हैं तो एग्जैक्ट 9:3:1 नहीं आता है, लगभग 9:3:1 के आता है, ठीक है। तो गणितीय तर्कशास्त्र और सांख्यिकीय विश्लेषण ये काम में लिए गए थे, तो मेंडल की बातें लगभग सही होगी। किस्मत से उन्हीं लक्षणों का चयन किया इन्होंने जिसके कारक या तो पृथक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं या फिर एक ही गुणसूत्र पर दूरी पर स्थित होते हैं। कोई भी लक्षण ऐसा नहीं लिया जो एक ही गुणसूत्र पर जिसके जीन जो है वो पास पास पाए जाते हो, ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है। तो लकीली किस्मतीय रूप से इन्होंने उन्हीं लक्षणों को चुना जिनके जीन या तो अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं या एक ही गुणसूत्र पर पास पास नहीं पाया जाकर दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। तो ये भी एक सक्सेस का कारण बनता है। तद्रुप प्रजनन सम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेफिनेशन भी आपको भैया याद करनी है, ठीक है। तो ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात होगी। अब मेंडल के नियमों की बात करेंगे और उन नियमों में मोनोहाइब्रिड के आधार पर 2 नियम कौन से हैं, डाईहाइब्रिड का 1 नियम कौन सा है, उस चीज को बताई जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर लेता हूं, ठीक है। वंशागति की अवधारणा समय के साथ कैसे चेंज होती गई है। जैसे वंशागति के लिए मेंडल ने क्या बोला था, उत्तरदायी कौन होता है, कारक होता है या उसको एलिमेंट कहते हैं। आगे चलकर ये जीन की डिस्कवरी होती है, ठीक है। जीन के बाद में अलग अलग अवधारणाएं आएंगी, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, एंजाइम, हाइपोथेसिस वगैरह परिकल्पनाएं आपको अभी बताई जाएंगी। पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, उसके बाद चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे, ओके, नोट डाउन इट। हाँ बच्चों, वंशागति की जो धारणाएं वो किस प्रकार परिवर्तित हुई है, उसमें किस प्रकार चेंजेज आए हैं, तो इसके विषय में अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये आइडिया जो है ये किन्होंने दिया था, मेंडल ने दिया था। और मेंडल ने क्या बोला था, कोई वस्तु है जो पैतृकों से संतति में अपरिवर्तित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो स्थानांतरित होती रहती है, ये वस्तु क्या कहलाती है, ये कारक कहलाती है। इन्हीं कारकों को आगे चलकर जॉनसन ने क्या बोल दिया, जीन बोल दिया, कि जीन वो चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति को दर्शाती है, वंशागत होती है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कहां आ गया, जीन के ऊपर आ गया, ठीक है। 1940 में आगे चलकर फिर 1940 में एक धारणा आई कि जो जीन है वो एक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करती है, और इस परिकल्पना को, हाइपोथेसिस को क्या कहा गया, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस कहा गया। तो सबसे पहले कारक था, उस कारक का कंसेप्ट जीन पर आ गया, जॉनसन ने बता दिया। उसके बाद 1940 में कुछ वैज्ञानिकों ने इसको क्या बोल दिया कि जीन किसको नियंत्रित करेगी, एक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करेगी, और ये परिकल्पना क्या कहलाती है, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस कहलाती है, ठीक है जी। ये धारणा देते ही कुछ वैज्ञानिकों ने इसी समय ही एक और धारणा दे दी कि भैया ये जो जीन है ये एक एंजाइम के उत्पादन को नहीं, ये तो एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उसके नियंत्रण को, उसके निर्माण को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस किस में चेंज हो गई, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में चेंज हो जाती है, ठीक है जी। 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड के बाद में अगली खोज होती है कि जीन एक्चुअल में है क्या। जब माइक्रोस्कोप को खोज लिया गया, सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन द्वारा क्रोमोसोम को देखा गया, तो उस समय पता लगा कि जीन एक्चुअल में है क्या, जीन एक्चुअल में लीनियर सेगमेंट है, एक रेखीय खंड है किसका, डीएनए का, जिसको क्या कहा जाता है, सिस्ट्रॉन कहा जाता है। तो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस अब किस में बदल गई, 1 सिस्ट्रॉन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में बदल गई, क्योंकि जीन के पर्यायवाची के रूप में क्या काम में ले लिया गया, सिस्ट्रॉन काम में ले लिया गया। जीन किसको बोला है, एक लीनियर सेगमेंट है किसका, डीएनए का, उसी लीनियर सेगमेंट को या तो जीन कह दो या सिस्ट्रॉन कह दो। तो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस किस में चेंज हो जाती है, 1 सिस्ट्रॉन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में, ठीक है जी। ये जो सिस्ट्रॉन है इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, एक इसकी रैकॉन कहलाती है, एक इसकी म्यूटॉन कहलाती है। रैकॉन तो जीन का वो खंड है
जो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, पुनर्संयोजन में पार्टिसिपेट करता है, और म्यूटोन वो सब खंड है, सब यूनिट है इसकी जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, म्यूटेशन में, उत्परिवर्तन में भागीदारी निभाता है। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इनका क्रम क्या रहेगा? सबसे पहली बात तो मेंडल वाली ही आती है, वस्तु जो पैतृकों से संतति में अपरिवर्तित रूप से स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है? कारक कहलाती है। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? कारक की। ठीक है, कारक के लिए याद रख लेना पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, संतति में वंशागत होती है। ठीक है जी। नंबर 2 अगला कंसेप्ट आया, ये कारक क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन कहा जाता है। कारक को क्या बोलते हैं बच्चों? जीन कहते हैं। ठीक है, और ऐसी बात किसने बोली है? जोहानसन ने। जॉनसन ने यह बात बताई है। नेक्स्ट तीसरी बात आती है, जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, वंशागति की इकाई कहलाती है। इकाई है। ठीक है जी। नंबर 4 1940 में बताया गया कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करती है। एक जीन एक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करती है। क्या कहा जाता है इसको? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती हैं? परिकल्पनाएं, ऐसी बातें जिनका कोई आधार नहीं हो। ठीक है, बस बता दिया तो उनको अध्ययन भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दे दी गई। अगली बात, इसी के कुछ समय पश्चात क्या बताया गया? एक जीन एक एंजाइम के उत्पादन को नहीं, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को नियंत्रित करती है। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को नियंत्रित करती है। पॉलीपेप्टाइड जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हो, ऐसी श्रृंखला जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हो। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को नियंत्रित करती है। ठीक है भैया। तो हाइपोथेसिस अब क्या बन जाती है? एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन। हाइपोथेसिस वन जीन वन एंजाइम किस में बदल गई? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, परिकल्पना। ठीक है जी। अब कौन सी खोज होती है?
माइक्रोस्कोप की, जिसके द्वारा किसको अध्ययन किया जाता है, गुणसूत्र का अध्ययन किया जा सकता है, उसकी खोज होते ही अगली बात आती है, जीन एक्चुअल में है क्या, एक रेखीय खंड है किसका, डीएनए का। तो जीन क्या है, लीनियर सेगमेंट है, रेखीय खंड है। डीएनए का रेखीय खंड है, क्या बोलते हैं इसको, सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है जी। तो अब हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थी, तो जीन के लिए पर्यायवाची क्या काम में ले लिया, सिस्ट्रॉन काम में ले लिया, तो हाइपोथेसिस बन जाएगी वन सिस्ट्रॉन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। वन सिस्ट्रॉन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ठीक है जी, नोट लगा के इसकी सब यूनिट के बारे में याद रख लेना। किसकी सब यूनिट, सिस्ट्रॉन की। एक होती है रैकॉन, सब यूनिट का मतलब उप इकाइयां, और एक होती है म्यूटॉन। ये क्या है, इसकी दो सब यूनिट हैं। रैकॉन जो पुनर्संयोजन में भागीदारी निभाती है, पुनर्संयोजन में भाग लेती है। और जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन में भाग लेती है वो क्या कहलाती है, म्यूटॉन। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन में भाग लेती। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई अपनी चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस की, इसको नोट डाउन करें। इसके बाद मेंडल के नियमों की बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड के आधार पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे, और एक जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे। ठीक है, और डाई हाइब्रिड के आधार पर जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करेंगे। पहले इनको नोट डाउन करें, उसके बाद नियमों को देखेंगे। हेलो, हाँ तो बच्चों अब अपन बात करते हैं लॉ ऑफ मेंडलीव। ठीक है, मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ, मेंडल के जो बातें हैं उनको एक्चुअल में कथन कहा जाता है, पोस्टुलेट्स कहा जाता है। इन कथनों को जो है नियमक का नाम दिया, प्रिंसिपल का नाम दिया किसने, कोरेंट्स नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है जी, तो मेंडल के पोस्टुलेट को रेज किया प्रिंसिपल के नाम से किसने, कोरेंट्स ने। मेंडल्स लॉ, इनका जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को मेंडलिज्म कहा जाता है। इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, मेंडलिज्म। मेंडलिज्म कहेंगे। ठीक है, मेंडल के पोस्टुलेट को लॉ शब्द दिया। मेंडल के पोस्टुलेट को, पोस्टुलेट का मतलब कथन, मेंडल के कथनों को नियम शब्द, नियम या लॉ कह सकते हैं अपन, नियम शब्द किसने दिया, कोरेंट्स ने, कोरेंट्स द्वारा दिया गया। अब ये जो नियम है ये दो क्रॉस के आधार पर हैं। मोनोहाइब्रिड के आधार पर दो नियम है,
और डाईहाइब्रिड के आधार पर एक नियम है। मोनोहाइब्रिड के आधार पर दो नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम। ठीक है जी, जिसमें प्रभाविता का जो नियम है उसका अपवाद बनता है सहप्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस। ठीक है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, पृथक्करण का नियम कह दो या विसंयोजन का नियम कह दो, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो उस डाईहाइब्रिड क्रॉस का अपवाद जो है वो सहलग्नता बनता है, लिंकेज बनता है। ठीक है जी, तो मेंडल के जो नियम है, मेंडल्स लॉ, ये दो क्रॉस के आधार पर हैं। मेंडल्स लॉ दो नियम कौन से हो गए, एक तो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस। मेंडल्स लॉ बेस्ड ऑन किसके ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड के ऊपर आधारित है, और दूसरा द्विसंकर क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है, डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर भी आधारित है। मोनोहाइब्रिड के ऊपर आधारित दो नियम हैं, दो नियम कौन से हैं, एक कहलाता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम। विसंयोजन कह दो या पृथक्करण कह दो, एक ही बात है, विसंयोजन का नियम। विसंयोजन बोलो या पृथक्करण बोलो, एक ही बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है इसको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, डाईहाइब्रिड के ऊपर आधारित एक ही नियम है जिसको कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, ये तो वो फ्लो चार्ट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मोनोहाइब्रिड के ऊपर आधारित कितने नियम है, डाईहाइब्रिड के ऊपर आधारित कितने नियम है, उन नियमों का नामकरण क्या क्या है, और इसके साथ ही याद रख लेना इसका एक्सेप्शन, अपवाद भी। तो बात कर लूं मैं साथ साथ में एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन जो प्रभाविता का नियम है उसका अपवाद है कौन, सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। तो पहला अपवाद है इसका अपूर्ण प्रभाविता। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे चलकर बताएंगे क्या होता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो दूसरा अपवाद है इसका वो है कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। क्या कहता है ये नियम, थोड़ी सी बात बता दूं, आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे इसको, कि F1 जो हाइब्रिड बनेगा उसमें जो दो कारक पाए जाते हैं, जो दो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, उसमें से कोई एक ही अपने आप को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है जो अपने आप को प्रदर्शित करता है वो प्रभावी है, और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता वो अप्रभावी है। ये प्रभाविता का नियम कहलाता है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता के केस में क्या हो जाएगा, दोनों पैतृकों से जो दो कारक आएंगे ये दोनों ही क्या करेंगे, अपना
मिक्सिंग इफेक्ट दर्शाएंगे। कहने का मतलब ना तो डोमिनेंट इफेक्ट आएगा ना ही रिसेसिव आएगा, इन दोनों के बीच का आता है। जबकि सह प्रभाविता में क्या होता है, दोनों ही कारक अपना अपना प्रभाव पृथक रूप से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको कोडोमिनेंस कहा जाता है। को का मतलब सह, साथ में। विसंयोजन का जो नियम है इसका कोई भी अपवाद नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि मेंडल का कौन सा नियम है जो सर्वमान्य है, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मोस्ट एक्सेप्टेड लॉ कौन सा है, विसंयोजन का नियम। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जो एक जोड़ी एलील होती हैं युग्मक निर्माण के दौरान उनमें से एक ही एलील युग्मक में पहुंचती है। इसका मतलब है युग्मक हमेशा किसी भी लक्षण के लिए क्या होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, तो विसंयोजन का नियम जो है ये सर्वमान्य नियम कहलाता है। सर्वमान्य नियम है साहब, ये कोई अपवाद नहीं है, नो एक्सेप्शन। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, दो लक्षणों हेतु उत्तरदायी जो दो अलग अलग कारकों के जोड़े हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, लेकिन उसका अपवाद कौन बनता है, सहलग्नता बनता है। तो इसका अपवाद कौन सा हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन लिख लेना, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा सहलग्नता, लिंकेज। क्या बोलेंगे बच्चों, लिंकेज। ठीक है, तो ये मेंडल के लॉ हैं जिनका एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लें आप। हाँ तो बच्चों आज का ये जो अपना लेक्चर नंबर 5 है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो नियम मैंने बताए हैं, मेंडल्स के जो प्रिंसिपल बताए हैं, इनके बारे में कल डिटेल में अपन और बात करेंगे। और अब न्यूमेरिकल पोर्शन जो आएगा, गैमेट के कुछ फॉर्मूले में आपको बताऊंगा गैमेट कैसे बनता है, फिनोटाइप के नंबर कितने आते हैं, जीनोटाइप के नंबर कितने आते हैं, संभावित जाइगोट कितने बनेंगे, तो उनके कुछ एक फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसको आज ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, कल अपन अप्रोच करेंगे पहली बार न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर। ओके, थैंक यू।